Hello students, welcome to class 9 foundation batch, and today we will study. In last class we have studied thrust and pressure. So just take a revision, take a quick revision. What is the difference between thrust and pressure? We have studied कि thrust क्या होता था, हमेशा perpendicular force को हम thrust बोलते थे. Okay, the force which is applied perpendicular to the surface. Okay, that is called thrust. और इसी थ्रस्ट को हम कन्वर्ट करते थे प्रेशर में, तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. क्लास 8 तक आपने पढ़ा होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली. बस डिफरेंस क्या होता है थ्रस्ट और फोर्स में कि फोर्स सारा होल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और उसमें भी सिर्फ उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम थ्रस्ट बोलते हैं. ओके, सो नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड. अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा तो उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट. अगर फोर्स परपेंडिकुलर ना लग के डायगोनली लगेगा तो उसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड थ्रस्ट. ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. कितने यूनिट एरिया पे लग रहा है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे थे. नाइफ, एज ऑफ नाइफ, नीडल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. अब आगे हमको पढ़ना है बाउंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो पहली चीज बाउंसी को जब भी हम पढ़ेंगे तो बाउंसी पढ़ने के लिए हमको पढ़ना होगा पहले डेंसिटी. सो फर्स्ट विल स्टडी डेंसिटी. ठीक है, इस रो सिंबल से हम दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं रो. दिस इज कॉल्ड RHO, रो बोलते हैं. ओके, सो दिस इज डेंसिटी. So density is what? Mass of a body divided by वॉल्यूम ऑफ बॉडी. तो किसी भी बॉडी के मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. इसका मतलब हम ये चेक करते हैं कि किसी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास कैरी करती है वो बॉडी. जैसे अगर मैं कोई एक लोहे का ब्लॉक लूँ, आयरन ब्लॉक मान लो, ये पेन है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन. तो लोहे की एक ब्लॉक में, लोहे का जो 1 किलो का ब्लॉक है, उसके छोटे से वॉल्यूम को अगर हम लेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा मास कैरिड है. अगर मैं रुई का ढेर लूँ तो उतने ही छोटे से वॉल्यूम में बहुत कम मास आता है ना. सो डेंसिटी जनरली हम इसको बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी. तो डेंसिटी का अगर एक लाइन में डेफिनेशन पूछी जाए, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. फॉर्मूला क्या है इसका? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. अब हम डेंसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम आगे बाउंसी के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आप ये देखते हैं किसी एक पानी के कंटेनर में अगर मैं एक प्लास्टिक की बॉल डालूं या कोई एक लकड़ी का गत्ता डालूं तो वो तैरता है, सबमर्ज होकर पार्शियली तैरता है. और अगर मैं उतना ही बड़ा लोहे का ब्लॉक डाल दूं तो क्या होता है? डूब जाता है. ठीक है, सो दोनों में लिक्विड एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स. दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी डेंसिटी. अब इस डेंसिटी के बाद हम पढ़ते हैं एक और टर्म विच इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. ओके, रिलेटिव डेंसिटी मतलब रिलेटिव मीन्स व्हेनेवर द टर्म रिलेटिव वी स्टडी. रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम उसको स्टडी करते हैं. तो रिलेटिव मतलब, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो density of body will be divided by the density of water at 4 degree Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी होती है, जब उससे हम कंपेयर करेंगे किसी बॉडी को तो दैट डेंसिटी विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी. और डेंसिटी आप समझ रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों डेंसिटी की? केजी पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, मास की यूनिट होती है केजी, केजी पर मीटर क्यूब. ओके, बट रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी. सो इट विल बी यूनिटलेस. देयर विल बी नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी को हमने डिवाइड करते हैं, डेंसिटी की भी यूनिट सेम डिवाइडेड बाय डेंसिटी की भी यूनिट सेम. तो डेंसिटी किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की यूनिट तो सेम ही रहेगी ना, केजी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, ठीक. सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. अब आगे हम पढ़ते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंटेनर. तो मान लो मैंने कोई एक कंटेनर बनाया, ये कंटेनर है,
इस कंटेनर में मैंने किसी h हाइट तक पानी भर दिया, ओके, सपोज दिस इज वाटर, और इसके सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो मैं इस सरफेस पे देख रहा हूं कितना है, इस सरफेस के क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बोलते हैं ए। ए क्या है? एरिया, एरिया ऑफ, इस सरफेस की क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं बोलता हूं ए, ठीक है, ये h हाइट है, और मैंने मान लिया कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर या जो भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है, ओके। तो अब अगर मैं ये लिक्विड इस सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मुझे ये चेक करना है। हाउ आई विल चेक, लेट्स सी। तो फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बताओ थ्रस्ट क्या होगा? ये लिक्विड कॉलम जितना भी फोर्स ऐसे रेडियली परपेंडिकुलरली लगा रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रस्ट, ओके। तो अब देखो फिर से अगर मैं प्रेशर पढ़ूंगा तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना होगा बच्चों? अगर ये लिक्विड का मास m है, अगर इस लिक्विड का मास m है, तो अगर ये m मास का लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो m मास का लिक्विड नीचे कितना फोर्स लगाएगा, उसको हम ऐसे ही निकालेंगे ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट वो फोर्स जो कि परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसमें परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंस इट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी ओनली, सो एक्सेलरेशन के केस में हम क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। अब बताओ इस पूरे लिक्विड कॉलम का जितना भी लिक्विड इसमें भरा है, इसका मास निकालने के लिए हम क्या, हमने डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहां से अगर मुझे इस लिक्विड की डेंसिटी पता है और मुझे इसका वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम को मैं कैसे, मास कैसे निकालूंगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो इंस्टेड ऑफ मास आई कैन राइट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन एरिया। अगेन अब वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा? क्या इसमें वॉल्यूम गिवन नहीं, हमको हाइट गिवन है और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, तो हाइट और क्रॉस सेक्शन एरिया की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? जस्ट टेक अ लुक। अगर मैं किसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालता हूं बच्चों, तो मैं कैसे निकालता हूं? अगर ये इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ओके, इस पाई आर स्क्वायर को मैं इस एल से मल्टीप्लाई करता हूं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं एल लेंथ तक मूव करा दूं और मुझे मिल जाएगा इस पूरे का एरिया, वॉल्यूम, सॉरी। सो इफ आई वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, सो इंस्टेड ऑफ वी आई कैन राइट रो डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ लिक्विड, ओके। सो नाउ दिस ए will be cancelled out by a, करेक्ट। सो हमें क्या मिल जाएगा? अब अगर मैं किसी लिक्विड कॉलम जो कि h हाइट तक भरा हुआ है उसके प्रेशर को निकालूंगा उसके बॉटम पे, तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों? रो इंटू एच इंटू जी, यानी कि h रो g। इसमें स्टॉप द स्लाइड एंड राइट डाउन एवरीथिंग, ओके। So pressure is equal to H rho G. H क्या है? Height of the liquid, height of liquid. Rho क्या है? Density of liquid. ये G तो आप जानते ही हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। तो अगर कोई बाल्टी या अगर कोई लिक्विड कॉलम जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और वो H हाइट तक पानी या किसी भी लिक्विड से भरा है जिसकी डेंसिटी है रो, तो उस पर प्रेशर अल्टीमेटली कितना पड़ेगा? H रो G, हाइट ऑफ द कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। राइट डाउन, स्टॉप द स्लाइड एंड राइट डाउन दिस। नाउ वी विल स्टडी बाउंसी। नाउ विल स्टडी पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब देखो इसके बाद जब हमने ये पढ़ लिया प्रेशर कैसे अप्लाइड होता है, इसके एक दो एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
मान लो ये आपका एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जो एयर है या जो भी गैसेस हैं वो भी एक टाइप का फ्लूइड ही तो है, बस उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ये फ्लूइड ही, ओके। तो इनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ असेंड करना और h हाइट तक जाता हूँ, ओके, तो क्या होगा, इस h हाइट में डिस्टेंस या प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, अगर मैं इसको लिखूंगा P इज इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ द एयर और एनी गैस विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इंटू G। इसका एप्लीकेशन आप लोग देखते होंगे, अगर हम हिली एरियाज में, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, इफ वी असेंड इन हिली एरियाज व्हाट विल हैपन, एज वी असेंड ऑन द हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे h क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाने पे प्रेशर विल डिक्रीज। प्रेशर विल डिक्रीज इट मींस, आप सब में से जो भी कोई हिल स्टेशंस पे कभी गया होगा, वैष्णो देवी या किसी भी पहाड़ वगैरह पे बहुत ऊंचा कम से कम, तो उसमें जब आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको लगता है कि आपकी बॉडी को, आपके फेफड़ों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एयर इनहेल करने के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ नीचे हो तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, एच नीचे है, जैसे जैसे आप ऊपर गए एच बढ़ता गया, तो जैसे जैसे आपने हाइट असेंड की एच डाउन होता गया, कम हो जाएगा, ठीक है। जमीन से हाइट बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस जो बेस पे प्रेशर है इसमें से घटता जाएगा प्रेशर, ओके। सो फाइनल प्रेशर कितना होगा किसी एक बंदे पर, एक तो जो प्रेशर जमीन पे होगा, ठीक है, माइनस अगर हम किसी एच हाइट तक गए, कैपिटल एच हाइट तक, तो इसमें से डेंसिटी ऑफ जी, जितना जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतना तो प्रेशर कम होता जाएगा। सो जैसे जैसे आई विल असेंड अपवर्ड्स, आई विल गो अपवर्ड्स, द प्रेशर विल डिक्रीज। इसीलिए हमको नीचे प्रेशर ज्यादा है तो आसानी से सांस हमारे नोस्ट्रिल्स में चली जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर घटने लगता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, तो हमको इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है, ओके। और इसी तरीके से इसका और एप्लीकेशन, बैरोमीटर। मान लो मैंने एक मरकरी का कॉलम ले लिया, मान लो ये मरकरी भरी हुई है, और एक बैरोमीटर मैंने ले लिया, ठीक। इस बैरोमीटर का ये ऊपर का एरिया खुला हुआ है, तो जैसे ही इस बैरोमीटर पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, अगर मैं इस पे कोई एक गैस लगाता हूँ, गैस का एक गुब्बारा लगाता हूँ, तो ये गुब्बारा क्या होगा, अगर इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इसके कॉलम्स को क्या करेगा, नीचे ढकेलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा एटमॉस्फेयर, कौन सा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, और इस पॉइंट में कोई एक गैस भरी हुई है, यहाँ पर लग रहा है प्रेशर ऑफ दैट गैस, ओके। दिस प्रेशर, इफ दिस प्रेशर विल बी ग्रेटर, ज्यादा प्रेशर होगा इससे तो लिक्विड नीचे आएगा, अगर इसका प्रेशर कम होगा तो लिक्विड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बैरोमीटर, तो बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, करेक्ट। नाउ अब हम पढ़ते हैं आगे पास, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको, इनका थ्योरेटिकल बेसिस आपको जानना जरूरी है कि हाउ वी विल अप्लाई देम एंड हाउ दीज थिंग्स हैपेंस, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टडी पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो पास्कल जिन्होंने प्रेशर पे बहुत स्टडी की थी, उन्होंने एक तरीका निकाला प्रेशर्स को पढ़ने का, ठीक है। तो उन्होंने एक इनक्लोज्ड वेसल लिया, इनक्लोज्ड वेसल लिया मतलब एक ऐसा ये गोला है या एक स्फीयर है थ्री डायमेंशनल, जो कि बिल्कुल बंद है, इसके ये एरियाज ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने फोर्स लगाया F1, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F2, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F3, यहाँ पे फोर्स मैंने लगाया F4, ओके। और इसका एरिया है A1, मान लो स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3, स्मॉल a4। तो पास्कल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड किया कि जब भी किसी क्लोज्ड वेसल में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा होगा, सो व्हेन any
enclosed volume will be filled with incompressible fluid. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होगा बच्चों? ऐसा फ्लूइड अगर इसके अंदर भरा हुआ है जो कि कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर मैं फ्लूइड को इस साइड से प्रेशर करूंगा तो दूसरे साइड से कहीं वो निकलेगा, कंप्रेस नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, कम नहीं होगा। एनी इनक्लोज्ड वॉल्यूम विल बी फिल्ड विद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो pressure exerted at every cross section of the vessel will be equal. उन्होंने बताया कि अगर मैं यहां से कोई एक प्रेशर लगाऊं, सो ये P1 will be equal to P2 will be equal to P3 will be equal to P4. इसका मतलब F1 by A1 will be equal to F2 by A2 will be equal to F3 by A3 will be equal to F4 by A4. ओके, उन्होंने बताया कि अगर मैं यहां से कोई प्रेशर लगाऊं तो ये प्रेशर क्या कोशिश करेगा? ये लिक्विड कभी भी कंप्रेस होगा नहीं। अगर इसने प्रेशर लगाया अंदर की ओर तो ये बाकी सारे प्रेशर्स को बाहर की ओर भेजेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तीनों मिलके इसके बराबर, तो हर जगह प्रेशर सेम ही पड़ेगा। इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोग अपने जनरल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, दिस इज पास्कल्स लॉ। स्टॉप द स्लाइड एंड राइट इट डाउन। अब अगर मैं इसका एक जनरल एप्लीकेशन देखता हूं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप लोग अपनी कार वार धुलवाने कभी जाते होंगे तो कार को वो एक रैंप पे खड़ा कर देता है। वो रैंप ऐसे टाइप का होता है, ठीक है, और इस पे आपकी कार को उठा देता है ना। जब ये कार आपकी लिफ्ट हो जाती है तब वो उसके नीचे से उसको वॉश करना इजी हो जाता है, ठीक है, करेक्ट। अब इसको इसने उठाया किसी एक हाइट तक, तो क्या हुआ होगा बताओ? क्या ये इतना इजी है? क्या कोई बहुत पावरफुल मोटर लगी है जिसको हम प्रेस कर देते हैं तो उठा देती है? नहीं, ये जनरल इसी का एप्लीकेशन है। मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 जितना प्रेशर यहाँ पे आप लिक्विड पे लगाओगे उतना ही प्रेशर इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे लगेगा। तो मान लो इसका एरिया है A1 और इसका A1, या फिर मान लो A1 है जिसको हम मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और यहां पर एरिया है A2 जो हम मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल भाई साहब ने ये बताया था कि दिस P1 मस्ट बी इक्वल टू दिस P2, ठीक है। अब ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, लिक्विड अपने वॉल्यूम को कम करेगा नहीं, इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा प्रेशर डालने से। तो जितना प्रेशर ये यहां पर डालेंगे उतना ही प्रेशर यहां पे लगेगा। तो सोचो, उन्होंने कहा कि दिस P1 मस्ट बी इक्वल टू P2, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू पास्कल भैया, ठीक। अब अगर ये P1 इज इक्वल टू P2 होगा बच्चों, तो P1 क्या होता है? F1 अपॉन A1, ये फोर्स अपॉन ये एरिया, इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक। तो अगर मैंने यहां 50 न्यूटन लगाया तो F1 कितना हो गया? 50 न्यूटन। A1 कितना हो गया? तो इस बाय दिस इक्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, आई कैन से दैट दिस F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। ये A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, वी विल राइट A2, करेक्ट। तो अब आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो F1 आपको कितना है बच्चों? 50 न्यूटन आपने फोर्स लगाया था। A1 आपका कितना था? 1, और A2 कितना है? 10, जस्ट 10 टाइम्स। तो इसका स्पैन बड़ा है, ये वाला एरिया बड़ा है, तो कितना फोर्स मिला अल्टीमेटली आपको? 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन। आपने यहां लगाया कितना था? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन यानी कि यहां पे आपने किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया। मान लो G इज इक्वल टू अगर 10 है तो यहाँ 5 किलो का वेट रखा आपने। सोचो ना, 50 न्यूटन मतलब कितना हो गया? F इज इक्वल टू mg। G अगर आपने 10 ले लिया तो m कितना होना चाहिए? 5 kg। तो जस्ट आपने 5 kg का एक ब्लॉक यहाँ पे रखा
और आपको फोर्स यहाँ पे कितना मिल गया, 500 न्यूटन का, जस्ट 100 टाइम्स, 5 का 500 मिल गया। तो अब इस कार को उठाने के लिए 500 न्यूटन चाहिए था। तो अगर आपने कोई 5 किलो का मास यहाँ पे रखा तो आपको फोर्स कितना मिला, फिर से F2 कितना मिला, अगर हम इक्वेट करें तो मान लो F2 कितना है, 500 इज इक्वल टू मास इंटू 10, यानी कि अगर मैं यहां का मास करूं तो 5 किलो मास रखने पे यहां 50 किलो का मास मैं उठा सकता हूं। तो 50 किलो का मास अगर मैंने ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लिया तो 50 किलो का मास मुझे उठाना, तो मैं यहाँ 5 किलो की ईंट रख देता हूँ और 50 किलो उधर वो अपने आप उठा देता है। ओके, तो इसमें हम पास्कल्स लॉ का यूज करते हैं, ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है। तो अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं है फिर भी इस लिक्विड की वजह से, अब नेचुरली सारे लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं, कोई भी लिक्विड आइडियल लिक्विड नहीं है जो कि कभी कंप्रेस ना हो। तो इसमें बहुत ही हाई विस्कोसिटी फ्लूइड भरा जाता है। आप लोग कभी लिफ्ट वगैरह अपने जनरल लाइफ में कभी देखेंगे, लिफ्ट या हाइड्रोलिक जिस पे कार उठाते हैं ऊपर कर लेते हैं उसमें घुमाते हैं ना, वो सब चीज़ें उनमें क्या भरा होता है, एक ब्लैक या डार्क कलर का लिक्विड, बहुत ही हाई विस्कस लिक्विड भरा होता है जो कि बहुत मिनिमम कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, इनकंप्रेसिबल 100% इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हासिल करना इम्पॉसिबल है। ओके, so that's all about Pascal's law and the application of Pascal's law. Okay, next we will study buoyancy. Stop the slide and write it down. Now we will study buoyancy force. B-U-O-Y-A-N-C-Y, थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग कंफ्यूजिंग होती है। बाउंसी बाउंसी या इसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबो दूं, मान लो आई विल ट्राई टू सबमर्ज एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा टैंक है, इस टैंक में कोई एक सिलिंड्रिकल कैन है मान लो जो कि डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है आधा ऊपर है। ठीक है, तो इस पे कितना बाउंड फोर्स लगेगा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बताओ बच्चों, ये लिक्विड अगर आधा डूबा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट अगर आधा इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, इसका मतलब ये है ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसने हटाया होगा, है ना, इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसने बाहर किया होगा, है ना। अब जब इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर किया होगा उसने, तो जितना लिक्विड इसने हटाया होगा उतना ही फोर्स ये लिक्विड इस बॉडी पे ऊपर लगा पाएगा। तो अगर मैं बाउंड फोर्स की बात करूं या अपथ्रस्ट फोर्स जनरली इसको लिखते हैं, इट विल बी इजियर टू यू, अपथ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू V इंटू रो इंटू जी। ओके, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसको डिस्प्लेस्ड लिखना जरूरी है, और ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने, मान लो मैंने एक लोहे की बॉल डाली, तो जो लोहे की बॉल का फोर्स है उस पे मास m है, तो m इंटू जी लगेगा फोर्स नीचे की तरफ, उस पे ऊपर बाउंसी फोर्स कितना लगेगा, उस लिक्विड की, उस लोहे की बॉल ने जितना पानी हटाया, ओके, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उस पानी के वॉल्यूम के और डेंसिटी के बराबर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो उतना सा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बाउंसी को हम जनरली बोलते हैं अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स exerted by liquid on
अ सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है। इसके बाद इस प्रिंसिपल को, इसी को हम बोलते हैं जनरली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज भैया ने क्या बताया था, आर्किमिडीज किसी एक राजा के यहाँ दरबारी थे, ही वाज अ फिलोसोफर। जब किसी भी साइंस की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत एक बहुत डीप लेवल की फिलॉसफी से ही होती है ना। एक फिलोसोफर ने ही सोचा होगा कि हमारी स्किन बनी है तो स्किन कैसे बनी होगी। उसने जो बचर शॉप्स होते हैं वहां जाके देखा होगा कि स्किन कितनी परतें हैं, कैसे हड्डियां बनी हैं। उसने सोचना शुरू किया होगा उस बारे में, धीरे धीरे वो ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप हुई। तो आर्किमिडीज को, राजा को, आपने रोम में देखा होगा ना, वो फूल पत्ती वाला मुकुट अजीब सा पहनते हैं। तो एक जौहरी ने बहुत सुंदर सा मुकुट बना के दिया ठीक है। तो मुकुट का वॉल्यूम अजीब सा रहा होगा ना, क्योंकि इसका डिजाइन होगा, जो क्राउन होगा राजा का। तो उन्होंने, उस राजा ने ये कहा कि मुझे इस जौहरी को इतना ही सोना गिफ्ट करना है। इतना सोना मतलब वेट के बराबर नहीं। अगर वेट मेजर करना हो तो क्या करते, एक तराजू पे उसको रखते, एक तराजू पे सोने की शर्फियां रख देते या सोने का वॉल्यूम रख देते, सोने का भार रख देते, ईंट उससे कैलकुलेट कर लेते, इजी था। बट उसने कहा जितना वॉल्यूम इस सोने का है, जितने वॉल्यूम से ये मुकुट बना हुआ है, मैं इतना ही वॉल्यूम सोना इसको गिफ्ट करूंगा। तो अपने दरबारियों से बोला कि जाओ और पता करके आओ कि कैसे निकालूं मैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। एक तरीका था, उसको पिघला के हम पानी भर लेते किसी एक जार में और बता देते कितना वॉल्यूम है, इतना लीटर है, इतना लीटर है, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना था। मुकुट बहुत सुंदर था, राजा को बहुत पसंद था। तो आर्किमिडीज गए, बहुत समय तक सोचते रहे इस बारे में कि कैसे निकालेंगे, कैसे क्योंकि वो फिलोसफर थे, तो सोचते रहे, दिमाग में उनके चलता रहा, बैक ऑफ द माइंड। तो सुबह वो अपने बाथ टब में गए। तो उनका बाथ टब क्या था बच्चों, पूरा भरा हुआ था पानी से, ऐसे भरा हुआ था। जैसे उन्होंने पैर डाला तो थोड़ा सा पानी छलक के बाहर चला गया। एंड ही फाउंड दैट, उनको समझ आ गया कि कैसे निकालेंगे। तो वो यूरेका यूरेका चिल्लाते चिल्लाते गए थे। यूरेका मतलब उस लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में होता है मिल गया। सो ही फाउंड दैट, और वो टर्म यूरेका तब से फेमस हो गया। तो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए गए और उन्होंने क्या किया, एक टब लिया, उस टब को बिल्कुल भर दिया पानी से, बिल्कुल कि उसमें एक बूंद और पानी जाने की जगह ना बचे। और फिर उसमें मुकुट डाला, तो जितना पानी बाहर गया उतना पानी उन्होंने राजा को दे दिया और बता दिया कि जितना वॉल्यूम इस पानी का है जो बाहर छलक गया है, इतना ही वॉल्यूम इस मुकुट का है। ठीक है बच्चों। तो अब क्या हुआ होगा, यानी कि जब वो डूबने के प्रोसेस में वो बॉडी क्या करेगी, अब जितना वॉल्यूम उस बॉडी का है उतना वॉल्यूम पानी का वो डिस्प्लेस करेगी। तो जितना वॉल्यूम वो पानी का डिस्प्लेस करेगी उतना ही बाउंसी लगेगी। तो चीजों के प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे डूबा हुआ है, कुछ आधा डूबा हुआ है, हाफ सबमर्ज। तो इस पे क्या क्या लगेगा सोचो। एक तो बाउंसी लगेगी, बाउंसी कितनी लगेगी, वी रो इंटू जी। वी क्या है बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, यानी कि वो वॉल्यूम है जितना ये बॉडी डूबी हुई है ये बॉडी पूरी डूब जाएगी तो इस बॉडी का ही वॉल्यूम लेंगे हम। और एक फोर्स इस पे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू दैट विल बी मास ऑफ दिस बॉडी इंटू जी। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ बाउंसी क्या कहता है, पहला, अगर वी रो जी विल बी ग्रेटर देन एफ या विल बी ग्रेटर देन एम जी, तो क्या होगा। अब बताओ, अगर ये अपवर्ड फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, इसका मतलब ये बॉडी क्या होगी, पूरी तरह से कभी भी नहीं डूबेगी, है ना। वो बॉडी, जैसे आप गेंद फेंक देते हो तो गेंद का थोड़ा सा हिस्सा, प्लास्टिक की बॉल का थोड़ा सा हिस्सा डूबता है, बाकी ऊपर रहता है। तो जितना, उतना ही हिस्सा डूब पाएगा जितना इस एमजी के बराबर होगा। उससे ज्यादा फोर्स वो डूब ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब दिस विल फ्लोट बट some portion will be inside the liquid। ठीक है। दूसरा केस, सेकेंड केस में इफ दिस v रो g विल बी इक्वल टू mg। अब अगर ये इक्वल हो जाएगा तो आपने देखा होगा जनरल लाइफ में लकड़ी का गत्ता है, कुछ चीजें ऐसे जो पूरी की पूरी डूब जाती हैं उसके अंदर, पूरा यहां तक आ जाती हैं, लिक्विड के सरफेस को एक्वायर कर लेते हैं बट पूरा डूबती नहीं है। तो उस केस में
फ्लोट 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 बट फुल्ली सबमर्ज्ड। ओके, और तीसरे केस में क्या होगा बच्चों? तीसरे केस में हो जाएगा कि अगर ये mg इस बाउंड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा? बॉडी पूरी तरीके से डूब जाएगी और कहां बैठ जाएगी? बॉटम ऑफ द टैंक विल बी submerged and will lie on will be on the bottom of tank। इस केस में ये पूरा डूब जाएगी और बिल्कुल टैंक के बॉटम पे, जैसे कि लोहे की बॉल्स या लोहे की आयरन की चीजें पानी में होती है, हम डाल देते हो पूरा नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो अब बताओ, अब अगर वो बॉडी नीचे चली गई, एक 20 किलो या 50 किलो का लोहे का ब्लॉक, जिसको आपको जनरली उठाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, बट अगर वो किसी पानी में, किसी रो डेंसिटी के लिक्विड में डूबा हो तो आपको उठाना इजी होता है ना। आपने महसूस किया होगा, पानी से भरी हुई बाल्टी आप बाहर उठाते हो तो टफ पड़ता है, बट अगर आप पानी के टैंक में पानी से भरी बाल्टी डुबा दो तो उस बाल्टी को आप इजीली कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो। आपने स्विमिंग पूल में भी फील किया होगा कि जब आप डूबते हो स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में अगर आप किसी तरीके से स्विमिंग पूल के बॉटम पे चले जाओ, वहां जरा सा फोर्स लगाओ, बहुत तेजी से ऊपर आते हो, तो यानी कि कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, दैट फोर्स इज बाउंसी, दैट फोर्स इज जीरो जी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में अपने रियल वेट से हल्का प्रतीत होता है, हल्का लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज ओनली बिकॉज दैट फोर्स ऑफ बाउंसी। तो अगर किसी भी चीज को मैं डुबो दूंगा तो उस पर बाउंसी फोर्स लगेगा ही लगेगा, वो भले चीज डूब जाए। ठीक है, बट जब वो बाउंसी फोर्स लगेगा तो उस वो mg अगर ज्यादा है तो वो जमीन पर चली जाएगी, कम है तो वो इक्वल है तो वो सबमर्ज होकर तैरेगी, और अगर और ज्यादा, अगर बाउंसी फोर्स ही ज्यादा है उस mg से तो वो बिल्कुल ऊपर रहेगी, जैसे प्लास्टिक की बॉल्स होती है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बाउंसी। आपको इसको बहुत प्रॉपरली समझना है। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। अब हम देखते हैं बड़े बड़े शिप्स कैसे तैरते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा सा शिप है, तो उस शिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि वो शिप बहुत हल्के मटेरियल से बना होता है, प्लस उस शिप का जितना वेट होता है, जितना भी मास होता है, वो इस हिसाब, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है, जितना वो सबमर्ज हो जाता है, उस लिक्विड के बराबर ही रहता है। तो शिप्स का शेप ऐसा होता है, यहाँ पे ये हॉलो है, खाली है, बट इसका वेट, जितना वेट है उतना वॉल्यूम इसने जितनी रिप्लेस किया वो हो गया वी रो जी, और एक इसका मास है, सॉरी वी रो जी नीचे नहीं ऊपर लगेगा, वी रो जी, इसी के बराबर इसका मास होता है mg। तो बड़े बड़े छोटे से लोहे के छोटे छोटे ब्लॉक डूब जाते हैं, बट बड़े बड़े शिप्स जो लोहे के ही बने होते हैं तैरते रहते हैं। तो ड्यू टू ज्योमेट्री ऐसा शेप उनका बनाया जाता है कि उनका मास इतना ही रखा जाता है जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे। ओके, तो पहले से ये डिसाइडेड होता है, करेक्ट। So this is all the some of the practical applications. That's all in your gravitation chapter, and your third chapter is officially finished by this topic. इसके कुछ और क्वेश्चंस हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वहां से लेके लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें देखी, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। So see you in the next chapter.